हमारे चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। कहिए कि नहीं अच्छा से लिखाया अभी, है ना। इसी को हम लोग कह देंगे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, दो शब्द है एल्जेब्रा और एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक, व्यंजक बीजीय, है ना जी। बीज मतलब क्या होता है, सीड। बीज समझते हैं ना, बीचा, बीचा नहीं जानते हैं। ठेठ में बोले पड़ता है तब समझ में आ जाता है तुरंत। इसलिए ठेठ और प्रोफेशनल दोनों को मिक्स करना पड़ता है ना जी। देखिए हम लोग को समझना है इस चीज़ को, तो सबसे पहले जो सबसे इसका बेसिक टर्म है जो इसे समझने के लिए जो चीज़ चाहिए उसे आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जो एक प्रकार का संख्या है, शुरुआत उसी से करते हैं। हमारे पास ऐसे तो कई प्रकार की संख्या है ना, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, कई तरह की संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन उन्हीं में से उन सभी का ऊपर तो नहीं कहेंगे बट हाँ कह सकते हैं, दो और तरह का संख्या होता है जिससे एक को हम लोग कहते हैं चर और एक को कहते हैं अचर। चर संख्या और अचर संख्या, इसका अगर इंग्लिश जानना हो हाँ तो वेरिएबल, वेरिएबल और अचर को कांस्टेंट ये कहा जाता है, चर और कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो चर हम लोग किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, कौन बता सकते हैं। खाई जी इतना बार पढ़े हैं नहीं याद है। चर जिसका मान नहीं पता होता है, सही बोल रहे हैं। चर वैसी संख्याओं को कहते हैं जिसके मान के बारे में हम निश्चित नहीं होते हैं कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अज्ञात मान है ना, जिसके बारे में हम लोग को मालूम नहीं होता है। ठीक है, अगर सिंपल सा कहा जाए तो अज्ञात मान भी कह सकते हैं, बट वैसी संख्या जो जिसका मान निश्चित ना हो। ठीक है, निश्चित ना हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या कुछ भी मतलब क्या, निकालने पे, सॉल्व करने पे मालूम चलता है ना, हम लोग उसको बता नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल, अब कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप लोग बचपन में क्वेश्चन ऐसे बनाए होंगे कि 2 है, 2 में कितना जोड़ें कि 6 हो जाए, ऐसा बनाए बनाते हैं। तो ये जो डब्बा जो दिया जा रहा था, अब उसी डब्बा को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो उस डब्बा को हम लोग को हटा देना है। तो डब्बा को जब हम लोग हटाते हैं ना, तो अब उस डब्बा को हटा करके उसके लिए कुछ सिंबल हम लोग बनाते हैं। वो सिंबल क्या होता है, ABCD, ए से लेकर Z तक में कोई भी ले सकता है। क्या हम लोग ABCD के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। ABCD जस्ट एक सिंबल है, एक संकेत है, कुछ भी ले सकते हैं आप। चाहे तो आपको हिंदी का क लिखे का मन करे, क लिखिए बना दीजिए, है ना। आपको यहाँ पे डब्बा की जगह हम कह दे 2 + क = 6, बताइए कि क का मान कितना होगा, तो क्या नहीं बन जाएगा, क = 6 - 2 यानी कि क = 4 होगा। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन क हिंदी के अल्फ़ाबेट्स लिखने में समस्या होता है, प्रॉब्लम करता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, आप क लिखिएगा और अ लिखिएगा, दोनों में फ़र्क है ना। अ हो गया और इंग्लिश में ए अगर आप लिखिएगा, दोनों में फ़र्क है। ए जल्दी लिखाता है, ठीक है, और अ में समय लगेगा, और अ दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। अ को देखिएगा तो लगेगा कि 3 1 लिखा हुआ है, कहीं गलती से लिखा गया तो लिख दीजिएगा आप 21A, 21 लिख दीजिएगा तो लगेगा कि 231 लिख दिया। कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग हिंदी वाला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंग्लिश वाला का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम चाहे तो हिंदी वाला भी कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग उन सभी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्लैरिटी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं, पगलाना नहीं है, साफ सुथरा तरीके से काम करना है। ठीक है, तो यहीं पे जो है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डब्बा के जगह पे एक्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो और एक्स का मान निकाल देते हैं। तो वो जो एक्स है ना, वही वेरिएबल है, वही चर है कि नहीं। जो x है वहाँ पे वो एक, अब क्योंकि x के पास क्या होगा आप बता सकते हैं बिना सॉल्व किए, नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए x का मान कितना होगा, तो आप ये कहेंगे कुछ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। वो सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली बता पाएंगे, बट होगा कोई ना कोई नंबर, आप ऐसा ही कहेंगे, एग्जैक्टली तो नहीं कहिएगा 5 होगा बिना सॉल्व किए होगा। तो कुछ भी हो सकता है, मान फिक्स नहीं है, मान निश्चित नहीं है उसका, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी जो चर वैसी संख्याओं कहेंगे जिसका मान निश्चित नहीं होगा, है ना, मान निश्चित नहीं होगा, वैसे हम उसको क्या कहेंगे,
चर संख्या कहेंगे, चर कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। उसका संकेत क्या होता है, तो संकेत में हम लोग ए से लेके जेड तक वाला संख्या का इस्तेमाल करते हैं, बाकी ले कोई भी सकते हैं, लेकिन करते हम लोग ABCD वाला का ही है, ठीक है। तो इसका अगर इस्तेमाल में या इसके उदाहरण के रूप में आप समझिए, या इसके संकेत, सिंपल सा इसको संकेत समझिएगा, ठीक है। इसका संकेत में क्या हो जाता है, तो ABC, ठीक है, लेकर के Z तक पूरा का पूरा। छोटा के साथ आप चाहे तो बड़कों वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ABC है ना, X Y Z, ये सब भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा कर देते हैं। ये सारा का जो संख्या है ना, वो हमारा क्या है, संकेत है, ठीक है। आप बताइएगा हमको, क्या पाई को हम, आप बताइएगा क्या पाई को हम चर कह सकते हैं? हाँ, पाई को चर कहा जा सकता है? नहीं कह सकते हैं। आप बताइए थोड़ा फास्ट, पाई को चर कह सकते हैं? क्यों कह सकते हैं? जल्दी बोलिए, 31 मिनट मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी बताइए, जल्दी बोलो नहीं जल्दी, अरे जल्दी बोलिए ना, क्यों कह सकते हैं? हाँ बोले ना, क्यों कहेंगे? हाँ, ऐसी मंडुला दिए कि सोच के बोले होंगे, जल्दी बोलिए। अरे भाई कितना चुप रहने से क्या हो जाएगा, मतलब तो समझ में नहीं आता, चुप रहने से कुछ ही हो जाएगा। पता है बोलिए, नहीं पता ना कहिए, खत्म बात। इतना चुप रहने से कुछ ही हो जाएगा, गजब खाली टाइम लॉस करवाते हैं। ये जल्दी आप पूछते नहीं हैं, नहीं पता है ना, तो यह बतिया पहले बोल देते, 2 मिनट फालतू इसी नौटंकी के लगे बात बोलते हैं। पाउडर, क्या पाई को हम कह सकते हैं चर? नहीं कह सकते, क्यों? क्या है, नहीं है, संख्या नहीं है वहाँ पे। आप बताइए, पाई को हम चर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्यों? ABCD पाई में नहीं आता है तेरी। आप बताइए, पाई को कह सकते हैं हम लोग चर? नहीं कह सकते, क्यों? बस A से Z तक चर होता है। नहीं पूछते, आते हैं, आते हैं, तो हम नंबर का बात थोड़ी कर रहे हैं, पाई कुछ नहीं। बताइए आप दोनों। सर पाई का मान 22/7 है, उसका मान फिक्स है, तो वो अचर है। हाँ, अभी सही बताया, कुछ बकलू बोल देते हैं। पाई का मान 22/7 एक फिक्स मान है, नंबर है ना, पाई एक नंबर है, तो उसको हम चर नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा अच्छे से, इसलिए ना बोलते हैं आराम आराम से पढ़ाते हैं, ताकि बाद में फंसिए नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ संकेत, हाँ फंसवे करते हैं, इसलिए जब फंसते हैं ना तो कोशिश कीजिए कि अगला बार जब ऐसा सीन बने ना तो वहाँ नहीं फंसना है। यहाँ बेइज्जती हो गया कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, आप यहाँ पढ़ने आए हैं, कहीं और मत हुई, कोई फैमिली में गया वहाँ पूछ दिया, वहाँ नहीं बता पाए, वहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ चलेगा। ऐसे पूछे कि इतना पास टाइम है, बट फिर भी कोई कोई होता है खुद यहाँ आदमी खुदे लगता है, तो उसको जवाब देने के लिए चाहिए होता है। चलिए बढ़िया है, तो आप लोग को चर समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। ABCD में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ये चर कहलाता है। अब अचर का बात कीजिएगा तो जिसका मान फिक्स होगा, जितना भी संख्या ABC 1 2 3 4 5 सारा का सारा चर है, हाँ बस कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका मान निश्चित हो। अब इसके उदाहरण में आएंगे तो उदाहरण तो बहुत सारा है ना, 1 से 2 3, और इस तरीके जितना बढ़ाते चल जाइए सारा का सारा अचर ही हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, माइनस वाला भी इसको इसी में जोड़ देते हैं, सब का सब तो चर ही हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे करके -2 -1 0 1 2 3, ये सब का सब क्या है, सब चर है, सॉरी अचर है, सारा का सारा कॉन्स्टेंट का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में इसमें आप पाई को इंक्लूड कर लीजिए, वह भी आपका अचर का ही उदाहरण है। और कोई ऐसी संख्या है जो चर हो सकता है, अचर हो सकता है? बोलिए, कोई चीज़ भिन्न में आ गया, मान लीजिए 10 मलम है, वह भी अचर ही कहलाएगा, 1/2 है, वह भी अचर में ही कहलाएगा। तो ये सब का सब जो है ना अचर है, जो भी फिक्स है, जो क्लियर मालूम चल रहा है कि भाई इतना लिखा हुआ है, बस खत्म बात। एक होता है ना कि तुक्काबाजी पता नहीं चल रहा है क्या है, कितना माना आएगा, तो वो सब अचर है, तो चर है। और जिसका मान निश्चित है, फिक्स है, उसे हम लोग अचर कह देंगे। तो ये सब का सब अचर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोग को, नहीं होगा। अब अगला टर्म हम लोग पढ़ेंगे व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक को इंग्लिश में हम लोग कह देंगे वही एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन कह देंगे। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, दर्शाना, किसी चीज़ को बताना। तो आप लोग जैसे अगर आपसे सवाल हम कर दें कि बताइए मोहन का उम्र उसके बेटे के उम्र से 5 बेटे के उम्र का 5 गुना 5 गुना अधिक, अच्छा और बढ़ाते हैं थोड़ा इसको, 5 गुना से 12 साल कम है। हम एक एक्सप्रेशन लिखे, एक लाइन लिखे, क्या लिखे? मोहन का उम्र उसके बेटे के उम्र का 5 गुना से 12 साल कम है। ठीक है, मोहन का जो उम्र है वो उसके बेटा जो है उसके बेटे का उम्र का 5 गुना से 12 साल कम है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है जैसे आप समीकरण में कर रहे थे, याद होगा उस चैप्टर में भी इसका बात हुआ था। तो उसी रूप में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। x गुना 5 माइनस 12 होगा, है ना। मान लीजिए मोहन का उम्र जो है मोहन का उम्र, आप चाहे तो लिख सकते हैं, माना कि मोहन का उम्र बराबर x, है ना, x वर्ष। तो उसके पिता का ना जी, पिता का उम्र, ठीक है। तो मोहन मत सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे बेटा ना लिखे हैं तो बेटा का लिख देते हैं, मोहन ऐसे लिखना पड़ेगा। मोहन के बेटे का उम्र जो है ना x वर्ष है, तो पिता नहीं मोहन का उम्र, तो मोहन का उम्र बराबर क्या हो जाएगा? x गुने 5 माइनस 12, यानी 5x माइनस 12। ये कर दिए, यानी एक इतना बड़ा संख्या को आप इतना छोटा में दर्शा दिए। यही है एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। हाँ, इसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे। इसका कोई खास परिभाषा आप बनाइएगा, हम बनाएंगे परिभाषा, बट कोई विशेष परिभाषा नहीं बन पाता है। यानी कि जो नंबरों में जो संख्याओं को हम लोग लिखते हैं ना लंबा चौड़ा में, उसी को हम लोग मैथमेटिकल रूप में एक्सप्रेस करते हैं, इसी को एक्सप्रेशन कहा जाता है। ऐसे ही करके हम इसको और मुश्किल करें कि राधा की उम्र उसके चाची की उम्र के, उसके मौसी की उम्र का, दादा की उम्र के 2 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है, ऐसे कर करके, तो उसी के बेसिस पे आप लोग समीकरण बना दीजिएगा। ठीक है, वही एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन बन जाता है। अब इसको अगर मान लीजिए शब्द में लिखेंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? समीकरण देखिएगा तो इसमें चर और अचर दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चर अचर दोनों आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? इसमें हम ये कह सकते हैं व्यंजक चर और अचर की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, सिंपल सा। क्या जी कहें? बता दे, क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो बनाए हैं ना उनको दे दीजिए, पीछे सागर को दीजिए, वो देख के बता देंगे कहाँ पर होंगे। थोड़ा सा समय कम है इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि अभी हो गया 18 मिनट। तो क्या दिक्कत है, पूरा एकदम काजल थोड़े कर दिए होंगे, दीजिए ना वो। ये तरीके ठीक है भाई, बड़ी टाइम लॉस करवाते हैं, काम के बाद कभी नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आया ना जी। तो हम लोग को सिंपल क्या कहेंगे, चर और अचर की सहायता से ये चीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी वो और चीज़ हमको दिमाग में आया, थोड़ा सा उसको सुन लेते हैं। हमको जरा बताइएगा, आप बताइएगा x क्या है, चर या अचर? हाँ, चर है, ठीक है। 5 क्या है, आप बताइए, चर या अचर? हाँ, चर है, चर है जी, चर है जी। 5 अचर ना है, क्या है? अचर है। अरे देखिएगा ध्यान दीजिए, अगर हम मान लीजिए कि अभी 5 है, अलग अलग है, अब हम 5x दोनों को साथ ही कर लिए। अब बताइए 5x क्या है, चर है या अचर? हाँ, व्यंजक नहीं, अचर चर हम पूछ रहे हैं, व्यंजक नहीं है। अभी व्यंजक हो सकता है बट अभी व्यंजक बाहर में जाए, अभी चर अचर बताइए हमको कि वो चर है या अचर है। हम थोड़ा सा वापस पीछे गए हैं, इसलिए आपको बस ये लगे कि 5x को चर कहेंगे या अचर कहेंगे? 5x को हाँ, चर कहेंगे। आप बताइए, अचर कहेंगे, है ना। इनमें तो चर भी है अचर भी है, क्या कहिएगा इसको, क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं चर, आप क्या कंफ्यूज में है? चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा चर। बताते हैं। हाँ, अब देखिए 5x को हम क्या बोल रहे हैं, चर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब x का मान निश्चित है नहीं, तो कितना से 5 को गुना कीजिएगा, पता चल पाएगा?
नहीं, नहीं पता चल पाएगा तो ये पूरा को हम लोग अचर ही ना कह देंगे, क्योंकि इसका एग्जैक्टली मान कितना होगा बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं? तो 5x हमारा क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। 5x, इसको ये मत कहिएगा कि चर अचर मिलल है, ये पूरा चर ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 5x का एग्जैक्टली मान कितना होगा? हाँ, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर लगा है तो पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये चर है, सीधा सा बात। कुछ भी लिखा हुआ हो, 152 लिख दिया गया, 15 कुछ लिखा हुआ और साथ में एक्स जुड़ा हुआ, वो चर कहलाएगा। क्योंकि एक्स का मान हम जब तक हमको मालूम नहीं चलेगा तब तक हम इसका निश्चित मान नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल दीजिएगा आप इसका निश्चित मान? ठीक है ना? तो गुना क्या हो गया? इसी को अगर मान लीजिए भागा में डाल दे, 5/x कर दे, तो ये क्या होगा? अरे नहीं, देखिए 5/x रहेगा तो क्या होगा? चर या अचर? क्या होगा? हाँ, चर ही कहलाएगा। भागा में जब तक नंबर 5 नहीं चलेगा तब तक किससे भाग कीजिएगा, निश्चित निकाल पाइएगा नहीं। इसी को उलट भी दे, यानी कि x/5 कर दे तो भी क्या कहलाएगा? चर ही कहलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? बस अब रुक जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन में आ सकता है। तो जोड़ में भी रहेगा तो और पूरा को इकट्ठे कहे, ऐसे जोड़ में होता नहीं है, लेकिन जोड़ में अगर रह गया ना तो भी अगर पूछे कि बताइए पूरा का पूरा को क्या कहेंगे, तो वो जड़ मतलब चर ही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 5 + x, ये क्या है? तो ये पूरा अगर पूछे, ऐसे ये व्यंजक है, ये व्यंजक है, ठीक है? तो ये व्यंजक है, लेकिन इसको अगर पूछे कि भाई चर अचर में बताइए तो ये चर ही कहलाएगा। क्योंकि जब तक एक्स का मान नहीं मालूम चलेगा, एक को समझिए चर घुसल है, एक को तो सारा को अचरे बना देगा। ऐसा होता है, बहुत ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन में नंबर लिखा हुआ है, अब बीच में कहीं एक छोटा सा एक्स घुसल है, समझिए लेट हुआ है ना, काम गया। यहाँ तक पावरे में कहीं नहीं हो, ऐसे करके भी अगर नंबर लिखा हुआ है 5 × 10 × 17 × 18 × 12, एगो छोटा गो एक्स आके पावरों में लग गया है, अब वो क्या कहलाएगा? पूरा का पूरा चरे कहलाएगा। क्यों? जब तक इसके पावर का मान नहीं मालूम चलेगा तब तक हम इस 17 को मल्टीप्लाई कितना से करें, कितना बार गुना करें वो नहीं मालूम चलेगा। आई हम लोग पूरा को मान गुना नहीं कर सकता, कर पाएंगे कभी भी? तो ये पूरा को हम लोग क्या कह देंगे? चर ही कहेंगे। तो ये एक्स का बड़ा पावर है, ठीक है? या एक्स को गुना में डाल दीजिए तो भी क्या कहलाएगा? चर ही कहलाएगा, ठीक है? या फिर ऐसे एक घुसल मिले, बीच में एक्स घुसल हो, इस पे पावर में एक्स और पावर में 2 हो, तो भी क्या कहलाएगा? चर ही। कहीं भी किसी भी रूप में अगर एक्स घुसा हुआ है तो वो चर ही कहलाएगा, ठीक है? इसमें अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आपको एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया होगा, एक्सप्रेशन कैसा होता है, क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब इसके उदाहरण में आप चाहेंगे तो उदाहरण में आप ले लीजिए, भाई दोनों चर अचर इसी की सहायता से बनता है। तो x + 2 है ना, 4x - 3 2, कुछ भी जो भी कहिए, x/5 - 5 x² - 2 एक्सेट्रा, जितना मन करे उतना डाल दीजिए, सबका सब वही है। और सबका सब बना कैसे होगा? कोई ना कोई लाइन। मान लीजिए हम कह दें रामू के पास मोहन से 2 रुपये अधिक है, तो मान लीजिए मोहन का पैसा x + 2 x + 2 बन गया। वैसे इसका भी आप कर दीजिए, राधा का उम्र उसके चाची की उम्र के 4 गुना का 2 कम है ऐसे करके एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये हो जाता है हमारा व्यंजक, ठीक है? ये व्यंजक हो गया, तो व्यंजक बन जाता है। उसके बाद हमारे पास अब इसी व्यंजक से जुड़ा हुआ 2-3 चीज़ें होते हैं, ठीक है? जैसे अब एक चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं पद। पद कहिए, इसी को इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं जी? टर्म। तो इसको क्या कहिएगा? व्यंजक में प्लस या माइनस से हाँ अलग होता हुआ संख्या पद कहलाता है, ठीक है? मतलब क्या हुआ? प्लस और माइनस का सिर्फ बात किया, गुना भागा का बात नहीं किया है, सिर्फ प्लस और माइनस का। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं x + 2, तो इसमें प्लस और माइनस से अलग होता हुआ कितना संख्या है? 1 2 संख्या ना हुआ? हाँ, तो इसको 2 पद ही कहेंगे। हाँ 2 संख्या ना हुआ इसमें। अब माइनस नहीं है तो जबरदस्ती नहीं समझना कि माइनस तो होना चाहिए, वो भी रह सकता है, या तो माइनस रहे या तो प्लस रहे या तो माइनस और प्लस दोनों रहे, उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है? ये प्लस से अलग होता हुआ 2 संख्या दिख रहा है ना, चर हो या अचर उससे मतलब नहीं है, बस 2 होना चाहिए। 2 है तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी। यही पद है आपका, 1 2, इसमें 2 पद हो गया, इसमें 3 पद हो गया, इसमें भी 2 पद हो गया, इसमें भी 2 पद हो गया। ये सबको 2 पद के रूप में कहते हैं, उसी को पद कहलाता है। माइनस और प्लस से अलग होता हुआ जितना भी संख्या दिखेगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं, वो एक के पद के रूप में कैटेगरी में आएगा। जैसे देखिए इसको हम क्या बोले, 2 पद ही तो बोले ना, ये स्क्वायर में है। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो एक को कहलाएगा, और स्क्वायर का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन है, पावर का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन में ही संख्या होता है, तो वो सारा का सारा कोई 2 3 4 5 पद नहीं कहलाएगा, एक के पद के रूप में कहा जाएगा। पद को हम केवल विभक्त करेंगे, अलग अलग करेंगे, किससे? माइनस या प्लस की वजह से, ठीक है? माइनस प्लस जहाँ जहाँ अलग होता देखिए वो उस हिसाब से कहलाएगा। जैसे अब अगर मान लीजिए हम लिखे हैं यहाँ पे x² - 5, तो इसमें कितना पद है? 2 में 1 2 है ना?
पदों की संख्या, एक चार्ट बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। पदों की संख्या इधर हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसमें किसमें कितना पद है? 2। हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 3, इसमें कितना पद है? 3। 2 ही पद है। ये पूरा इकट्ठे एक की संख्या कहा जाएगा ना, भागा और गुना नहीं बोले हैं, भागा में है ना, भागा और गुना का बात नहीं करना है। ये दोनों कितना, इसमें कितने पद कहलाएंगे? 2 ही पद कहलाएंगे। अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर गुने 2 माइनस 4 या प्लस 4, इसमें कितना पद है? इसमें कितना पद है? कितना पद है? किनको 2 लगता है, किनको 3 लगता है? आपको 2 लगता है, आपको 2 लगता है, आपको 2 लगता है, आपको बस सब बोला, अभी 3 बोल रहे थे 3 बोल रहे थे जी तो 3 नहीं 2 ही पद होगा, ठीक है। क्यों 2 पद होगा? क्योंकि इसमें 2 को मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन को काउंट नहीं करना है, समझना है बात, मल्टीप्लिकेशन को नहीं लेंगे, सिर्फ जोड़ और घटाओं को लेना है, सिर्फ जोड़ और घटाओं से अलग अलग होता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब 2 को कहलाएगा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई, इसमें कितने पद है? कितना पद है? सर इसमें 2 पद है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई, इसमें कितने पद है? 3 पद है, क्योंकि माइनस और प्लस से देखिए 2 3 गो अलग हो रहा है, तो 3 पद कहलाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4y माइनस 8, इसमें कितने पद हैं? 4 पद है ना, 4 पद है। अब अगर मान लीजिए x पे पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x x नहीं लिखते हैं, माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस जेड क्यूब, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ना जी, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद, सही ठीक है कि नहीं आप, है ना, 6 पद कहलाएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस से विभक्त जो हो रहा है वो 6 हो रहा है, तो ये 6 पद ही कहलाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो ये अब जैसे देखिए इसमें कई सारे पद हो सकते हैं, बहुत सारे पद हो सकते हैं, तो बहुत सारे पदों को हम लोग क्या कह देते हैं? बहुपद कहते हैं। बहु मतलब बहुत सारा, पद यही सबको पद कह रहे हैं, बहुपद कह देते हैं, ठीक है। तो जिसमें 2 गो पद होता है ना, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद, या द्विपदी सिंपल बहुपद, थोड़ी द्विपदी भी कह सकते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं, ठीक है, द्विपदी कहते हैं। जिसमें 3 पद होता है उसमें क्या कहते हैं? त्रिपदी, ठीक है, त्रिपदी। इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनोमियल और इसको कहते हैं ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल। और उसके बाद जो है ना, उसके बाद 4 को क्या अलग अलग नहीं बोलते हैं, क्वाड्रोट करके नाटक उटक नहीं करना होता है, इसका सीधा क्या देता है? बहुपद कह देता है। यानी कि इसके बाद जितना भी है ना, सब का सब को हम लोग बहुपद कहेंगे। क्या कह देंगे जी? बहुपद, ठीक है। इंग्लिश में इसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अगर आपको जानना हो तो हम लिख देते हैं। द्विपदी को क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, इसको कहेंगे ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विपदी त्रिपदी बहुपदी, है ना जी। तो द्विपदी त्रिपदी और बहुपदी, कोई दिक्कत? अरे देखिए ना जी, टाइम खत्म हो रहा है, मैटर सॉल्व कर लेंगे, पढ़ते हैं तो है ये नहीं तो खाली इतना तो खाली बताइए। वैसे थोड़ी पढ़ना होता है कि बिस्कुट खाई जी ये जानते हो कल ठंडा लग रहा था, ऐसी करवे करते हैं, समझना है सब कुछ बढ़िया से पढ़े में समय देना पड़ता है, ठीक है करिए। अरे भाई क्या करें हम, बनेगा ठीक है ना जी, समझ में आया बात? ठीक है, नहीं होगा तो काम करेंगे। तो ये पद समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना, नहीं है कोई दिक्कत। चलिए अब उसके बाद जो है ना, इसी के बाद एक छोटा सा और कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं क्या? गुणांक को इंग्लिश में कोएफिशिएंट कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। तो गुणांक क्या होता है? कोई भी चर के साथ में जो अचर गुणा के रूप में रहेगा ना, उसी को गुणांक कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हम लिखे 5x, तो इसमें गुणांक कौन है? 5 ना संख्या, अचर को पकड़ना है, हाँ, अचर को गुणांक कहते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 3x² तो इसमें गुणांक क्या है? 3 को गुणांक कह देंगे, ठीक है। मान लीजिए लिखा हुआ है x² बटा 2, x² तो इसमें गुणांक क्या है? 2 है, 1/2,
एक्स स्क्वायर बटा 2 है तो इसको एक्स स्क्वायर गुने 1/2 कह सकते हैं ना। हमको अचर का गुणांक चाहिए तो इसको छाटिएगा तब ना, जब छाटिए गाल के खींचे तो वो 1/2 दिखाएगा ना, है बात समझने। तो ये 1/2 हो जाएगा गुणांक, है समझने। अगला y/5 इसका गुणांक बताइए, y/5 का गुणांक बताइए। ठीक है 1/5। काहे कंफ्यूज हो रहे हैं इतना, ठीक चल रहा ना पता, गुणांक पता चल जाएगा ना। हम लिखे हैं मान लीजिए 2y/5 तो इसका गुणांक बताइए। 2y/5 का गुणांक क्या होगा? 2/5। तब 2/y है ना जी सर में, हमको क्या करना है बाई अचर ना, चर को खाली छाट के अलग कर देना है, चर को छाट के अलग कर देना है, बस हो गया बात खत्म। गुणांक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक गुणांक का टर्म हुआ, यानी कि आप अभी तक क्या पढ़े, एक चीज़ पढ़े, दो चीज़ पढ़े, तीन चीज़ पढ़े और चौथा चीज़ पढ़े और ये पांचवा चीज़ पढ़े। छठा एक पढ़िए किस चीज़ के बारे में, छठा अब ज़्यादा विशेष नहीं, बस छठा एगो पढ़ लीजिए समीकरण क्या होता है, ऐसे हो ही चुका है लगभग। 6 नंबर आइए 6 नंबर समीकरण, समीकरण यानी कि इक्वेशन। तो व्यंजक के बराबर छोटा या बड़ा में कुछ आ जाए तो वह समीकरण कहलाता या बन जाता है। व्यंजक आप लिखे, उस व्यंजक के बराबर में या उससे बड़ा में या उससे छोटा में कोई भी संख्या आ जाए वो समीकरण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम लिखते हैं x² + 5, बाई लिखते हैं, ये एक व्यंजक है, ठीक है। और इसके बराबर हम कुछ भी मान लीजिए 0 कर दें, अब ये एक समीकरण बन गया। अब इसे व्यंजक नहीं कहेंगे, अब इसे समीकरण कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन में तो ऐसी चीज़ें होती है, इसमें आप ऐसा चीज़ कुछ कह सकते हैं कि मौसा की उम्र फूफा की उम्र से 4 गुना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि बराबर में इतना आ गया तो एक अलग लेवल का बात हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं x³ + 2 > 8, ऐसा लिखते हैं, यह भी एक समीकरण है। ये जितना भी है ये 8 से सब बड़ा है, ऐसा आप सॉल्व नहीं किए होंगे बट मिलेगा, सॉल्व करेंगे, कोई बड़ी पैची नहीं है। आपको अक्सर बराबर में दिखा लेता है तो आप जल्दी बना लेते हैं आसानी से, बट वही कमाई बराबर छोटा में सब में करना होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है सब, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए y² - 6 < 12, यह भी एक समीकरण है, यह भी समीकरण का ही रूप है, लेकिन सॉल्व आप किए हैं बराबर वाला खाली, लेकिन ये सभी समीकरण का रूप है, आने वाले समय में पढ़ेंगे। अब देखिए एक के बार तो आपको ढाई सब पढ़ा नहीं दी जाएगा, नहीं तो गड़ा जाएगा मामला, है ना, ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ आराम आराम से चलता है, लेकिन हम बस झलक दिखा रहे हैं कि यह भी समीकरण होता है, ताकि कल हो के आप देखिए तो कहेगा अरे भाई हम इक्वल टू देखे थे, कोची आ गया, ये पढ़ गए नहीं किए हैं कभी, ऐसे क्या लगेगा। इसलिए अभी अगर आपको देखे रहिएगा तो फिर आप उस घड़ी घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसी में <= भी हो सकता है ना, <= मतलब छोटा बड़ा बराबर, कभी सिंबल वाला बुक पढ़े होंगे तो उसमें लिखा मिला होगा, है ना, छोटा बराबर इस तरह से लिखा मिला था, कोई बात नहीं। तो कोई अगर मान लीजिए बड़ा और बराबर का मतलब हुआ ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो समीकरण है ना उसका मान 8 के बराबर भी आ सकता है और 8 से बड़ा भी आ सकता है, छोटा तो नहीं आएगा, है ना। इतने का मान जो है ना वो 8 से या तो बड़ा आएगा या तो 8 के बराबर आ जाएगा, लेकिन 8 से छोटा तो कभी नहीं आएगा, बस इसका इतना कहने का मतलब होता है, ठीक है। ये चीज़ है, और इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मान 0 ही आएगा, बराबर 0 ही आना है, इसका अर्थ ये हुआ, सभी का स्टेटमेंट है, ठीक है। एक और बच्चे लोग लिख लेते हैं फिर भाषण देते हैं, तो -2 <, हंसने करेंगे, हमको कॉमेडी का बात मिल गया ना। देखिए सारा का हम मतलब समझाते हैं, हम लिखे क्या है, x² + 5 = 0 का अर्थ ये हुआ कि इस समीकरण को यानी इस व्यंजक को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका मान 0 ही आएगा, नहीं आया तो गलत है, 0 ही आना चाहिए, बराबर का मतलब यही हुआ कि वो 0 के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमेशा 8 से बड़ा ही आना चाहिए, 9 आए, 10 आए, 5 लगाए, 5 करोड़ आए, 5 अरब आए, जो आए, लेकिन 8 से बड़े आएगा, 8 या 8 से कम तो नहीं आएगा। अगर आप इसका मान लेके आ गए 7, गलत है। अगर मान ले आ गए 0, गलत है। लेके आ गए -8, गलत है। आ गए 8, गलत है। आना चाहिए 9 और 9 से बड़ा, इस लाइन का ये मतलब हुआ। दूसरा है छोटा वाला, यानी इसका मान 12 से छोटे आएगा, बड़ा तो नहीं आएगा और बराबर भी नहीं आएगा, है ना। 9 आ जाए, 8 आ जाए, 7 आ जाए, -5 आ जाए, -5 करोड़ आ जाए, 0 आ जाए, लेकिन कभी भी 13 तो नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बराबर का सिंबल इसमें नहीं है। अगला इसमें बात कीजिए,
इसका अर्थ ये हुआ कि इतना को जब सॉल्व करेंगे ना तो या तो वो 8 के बराबर आ जाए, क्योंकि इसमें बराबर का भी सिंबल है, जुड़ा हुआ रहता है, ये और बराबर, ये दोनों को जोड़ देते हैं ना तो मैनेज करके ऐसे हो जाता है, ठीक है। और अगर ये छोटा का वाला और इसमें अगर प्लस जोड़ देना है, ठीक है, प्लस आप कर दिए ये वाला को, यानी ये दोनों को जोड़ा गया है, घटा देंगे तो घटाया नहीं जाता है, सिर्फ जोड़ा जाता और घटाई देंगे तो ऐसे ही लिखाएगा, घटाइए कुछ दीजिएगा, ऐसे ही होता है बस, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ, सिंबल का ऐसा मतलब होता है, ठीक है। तो इसका अगर ये मतलब हुआ कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो या तो 8 के बराबर आएगा या तो 8 से बड़ा आएगा, 8 से छोटा तो कभी नहीं आना है, ठीक है। आ गया मतलब आप गलत सॉल्व किए, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जब सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा या तो 19 के बराबर आएगा या तो 19 से छोटा आएगा, 19 से बड़ा तो कभी नहीं आएगा। आ गया मतलब गड़बड़ है ना, गड़बड़ गया मामला। तो ये समीकरण होता है, इसी को हम लोग समीकरण कहते हैं, ठीक है। और ऐसे समीकरणों को आप बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आज 6 टर्म आप पढ़ें, 6 बातों को समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और छोटा सा पढ़ना होता है एक्सपोनेंट और पावर, जो कि आप अभी रिसेंटली जस्ट खत्म किया है, जिसको एक्सपोनेंट या पावर यानी घात कहते हैं। तो जैसे लिख नहीं रहे हैं स्क्वायर में, तो ये क्या है, तो अगर आप घात घातांक नहीं पढ़े रहते तो हम उस चीज़ को समझाते कि पावर क्या है, बट आप क्योंकि पढ़े हुए हैं तो उसको हम नहीं समझाएंगे, ठीक है। वो चीज़ आप क्वेश्चन से सॉल्व कर चुके हैं, है ना। कर रहे हैं मना कि थोड़ा सा बता ही देते तो क्या हो जाता है समझे ना। अब इसको जल्दी से छाप लीजिए और फिर मैथ्स को सॉल्व करने का बात किया जाएगा, सर हाँ।